मेरा नाम शिवम है। चलिए आज जो हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करेंगे, फंडामेंटल टॉक्स। राइट, फंडामेंटल आप कंपनी का कैसे पढ़ेंगे वो हम जानेंगे। तो ये हम लोगों ने एक पूरी सीरीज निकालने की सोच रहे हैं कि एक पूरी सीरीज निकालेंगे जिसमें आप कंपनी का एनालिसिस, सेक्टर का एनालिसिस, इंडस्ट्री का एनालिसिस, उस कंपनी का गवर्नमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट कंपनी में क्या डालेगी, वो सब हम जानेंगे। तो ये जो आज के जो टॉपिक आएगा वो हम थोड़ा सा बेसिक के बारे में समझेंगे, पहले फंडामेंटल्स की होता क्या है कंपनी का। राइट, कंपनी का फंडामेंटल पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत आगे जाके दिक्कत आ जाती है। और आज के टाइम में इंटरनेट पे, मैगजीन्स में, सब जगह कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, राइट। जो हम अभी अभी के टॉपिक की हम बात करेंगे वो बात कर रहे हैं एसिड्स। एसिड्स क्या होता है कंपनी का? बहुत से लोग समझते हैं एसिड्स कंपनी का वो हो गया जो प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो हमारा एसिड्स होता है। ठीक है, एसिड्स एक और तरीके से समझिए कि एसिड्स आपका लायबिलिटीज प्लस उसकी नेटवर्थ वो होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास एक दुकान है जिसका रेंट 50,000 है, पर मंथ आपको 50,000 रुपीज का रेंट देना है। तो वो आपका एसेट्स हुआ, वो लाइबिलिटीज में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि लाइबिलिटीज में आएगा। रीजन क्या है कि उस 50,000 की दुकान से, जो 50,000 की दुकान है, उससे आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मंथली जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से आपका एसेट्स आ गया। ठीक है, अब एक और तरीके से ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि वो दुकान लॉस में चली गई, 50,000 का आपको रेंट पे करना है, लेकिन आप उसमें जो जो रिटर्न बना पा रहे हैं, मंथली जो रिटर्न ले पा रहे हैं वो 20,000 है, तो 30,000 आपका डिक्रीमेंट हुआ। तो वो आपका शेयर होल्डिंग इक्विटी, जो आपकी नेटवर्थ है, उधर से जाएगा। मान लेते हैं नेटवर्थ कैसे, आपके बैंक अकाउंट में से जा रहा है या कहीं और से जा रहा है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, वो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो एक्चुअल में है क्या, मतलब उस कंपनी के पास अच्छे एसेट्स हैं या नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। उधर से उस कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, ठीक है, कि अगर वो पे नहीं कर पाती है तो अपने पास से उसको कितना देना पड़ेगा, वो सब चीजें देखनी ही पड़ती है। शेयर होल्डिंग इक्विटी, शेयर होल्डिंग क्या, अपनी कंपनी जो, जब भी कोई कंपनी आती है तो उसको अगर पैसा जनरेट करना होता है तो वो अपने शेयर्स बेचती है दूसरे को। ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि एक कंपनी के प्रमोटर्स ने कितने परसेंट स्टेक को बेच रखा है, राइट, पैसा जनरेट करने के लिए। मान लीजिए कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो 5% ही ओन करता है अपना, अपनी कंपनी के स्टेक, और 95% उसने मार्केट में बेच रखे हैं, तो वो कंपनी थोड़ी सी रिस्कफुल वाली हो जाती है, क्योंकि उसने अपने बहुत सारे स्टेक मार्केट में दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स, ये समझना बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझना। करंट एसिड्स, फिक्स्ड एसिड्स और टेंजेबल और इनटेंजेबल एसिड्स, ये तीन तरीके के एसिड्स में से हम बात कर रहे हैं। तो करंट एसिड है क्या? करंट एसिड वो होता है जो आपका टेम्पररी एसिड्स है। ठीक है, आपका टेम्पररी एसिड्स है, मतलब आपका बैंक अकाउंट में कैश। ठीक है, एक साल के अंदर जो भी एसिड्स आप यूटिलाइज कर रहे हो वो आपका करंट एसिड्स में से आता है। कैश हो गया, या आपके पास कितना प्रोडक्ट, कितना माल बचा हुआ है। मान लेते हैं माल बचा हुआ, जैसे आप गाड़ी बनाने वाली कंपनी है तो उसके पास 10 लाख का, 20 लाख की गाड़ी अभी पड़ी हुई है, तो वो आपका करंट एसिड्स है, क्योंकि वो बेच रहे हैं, क्योंकि वो बेचेंगे तो वो आपका करंट एसिड्स हो गया। लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है समझने वाली, कि करंट एसिड्स अगर ज्यादा है और सेल्स हो नहीं रही है तो वो कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है। क्यों? करंट एसिड्स अगर ज्यादा है तो वो इनोवेशन या नई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसका पैसा जो है वो जनरेट नहीं हो रहा, वो कंपनी का माल नहीं बेच पा रही है अपना। तो वो अपना फिक्स्ड एसिड्स, फिक्स्ड एसिड्स क्या होते हैं, जो आपका लैंड हो गया, ठीक है, जिधर कंपनी खड़ी है, 1 साल से ऊपर वाले जो एसिड्स हैं, जो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, तो उसको हम फिक्स्ड एसिड्स में कहते हैं। फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, मशीन्स हो गई, ये सब आपके फिक्स्ड एसिड्स में आते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर फिक्स्ड एसिड्स तो ठीक है एक जगह, करंट एसिड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है। क्यों? कंपनी अगर माल नहीं बेच पा रही है तो वो नया माल कैसे बनाएगी? जब वो नया माल नहीं बनाएगी, पुराना माल बेच नहीं पाएगी, तो सैलरी कैसे देगी, एक्सपेंसेस कैसे करेगी? तो वो अपना फिक्स्ड एसेट्स बेचेगी। आप अगर कोई दुकान चला रहे हो जिसमें आप पे 10 लाख का माल है, मान लेते हैं आप कपड़े की दुकान चला रहे हैं, यू हैव अ क्लॉथ गारमेंट स्टोर, और उसमें 10 लाख का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, 10 लाख रुपए के कपड़े पड़े हुए हैं, तो आपका करंट एसेट्स है। लेकिन अगर वो नहीं बेच पा रहे हैं तो आपको, सीधी सी बात है, आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है, आपका रेंट है 1 लाख रुपए, तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 80,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे, तो आप सेविंग में से दोगे, राइट?
या फिर आप कहोगे कि मुझे अपनी कोई लैंड बेचनी पड़ेगी तब मैं जाके आगे का रेंट या सैलरी एम्प्लॉयज को दे सकता हूँ। अब टेंगिबल और इंटेंगिबल एसिड्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब आप इंटेंगिबल एसिड्स को ऐसा समझिए, टेंगिबल एसिड्स ऐसे होते हैं जो आप टच कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका लैंड, वो टेंगिबल एसिड्स में से आता है। इनटेंगिबल एसिड्स क्या होते हैं ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? ये कंपनी की रेपुटेशन है, राइट। जैसे अगर आप बात करें गुडविल, पेटेंट्स, ये सब कंपनी की रेपुटेशन है। अगर मैं बात करूं अमूल, अमूल है तो अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। अगर उसके पास पैसे की कमी आती है तो वो अपने ब्रांड वैल्यू के थ्रू भी बहुत जगह लोन ले सकती है। अगर आपका पास अमूल का कोई आएगा कि मुझे पैसे की जरूरत है तो बहुत जगह वो अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से ले सकती है। पेटेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि ये स्पेशली उन कंपनीज में लगता है जो कंपनीज जैसे फार्मा हो गई, दवाई बनाने वाली कंपनी है। तो दवाई बनाने वाली जो कंपनी होती है वो कुछ ऐसे भी होती है कि ये दवाई हमारी ही है और हमारी ही कंपनी के थ्रू बिकेगी। जैसे अभी इस समय कोरोना चल रहा है तो वैक्सीन, तो सीरम, राइट। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि जिन्होंने पेटेंट कर दिया है कि ये जो मेथड है और ये जो प्रोडक्ट है, ये जो दवाई है, ये सिर्फ हमारी ही इंडस्ट्री देगी आप लोगों को। तो वो बना लिया है। तो ये आपका इंटेंगिबल एसिड्स है, ये एसिड्स है। क्यों? अगर मार्केट में कहीं पे भी वो चीज की कमी होगी तो कोई और बनाएगा और बेच नहीं सकता क्योंकि उसकी कंपनी के पास उसका पेटेंट है। लेकिन वो एसिड जो है वो आपका गुडविल की तरह है। मतलब वो आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको पता चले कि ये इन्वेस्टमेंट इतना है मेरा। मतलब आप एक तरीके से समझिए फार्मा बनाने वाली कंपनी है और आपने कोई ऐसी मेडिसिन बना दी जिससे इंसान कभी बीमार ना पड़े, तो उसको पेटेंट कराया, राइट। तो वो जो पेटेंट्स हैं तो वो उसके बेसिस पे बहुत जगह आपको प्रॉफिट होगा और बहुत जगह आपको लोन्स जो होते हैं, जो कंपनी बोरोइंग करती है, वो बहुत आसानी से पास होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि अभी हम जब फंडामेंटल देखेंगे तो हमें देखना जरूरी है कि कंपनी का करंट एसेट्स क्या है, उसकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं कि इंसान ने उधार लिया, किसी भी कंपनी ने लोन लिया, तो वो चुका कैसे पाएगी? मान लेते हैं 10 करोड़ की, 20 करोड़ का उसके पास एसेट्स है, राइट। लेकिन उसके पास जो लोन है, जो उसके पास पैसा फंसा हुआ है और लोगों का, और उसको देना है जो पेमेंट, वो 40-50 करोड़ है। तो आपको वो सिचुएशन में ध्यान रखना है कि ये कंपनी थोड़ी रिस्की वाली हो गई। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद ही कीमत 20 करोड़ है लेकिन 40 करोड़ का लोन लेके बैठी है वो। करंट एसेट्स अगर है तो वो एक तरीके से सेल्स के ऊपर हो जाता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हमें देखनी होती है। जो लॉन्ग टर्म के लोन्स होते हैं, ठीक है, कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पा रही है, वो भी चीजें देखने वाली है। तो ये नॉर्मल फैक्टर्स है, ये डे टू डे लाइफ में चेंज नहीं होता। इसी क्वार्टरली के रिजल्ट्स में हम लोग देखते हैं, राइट। क्वार्टरली में देखते हैं कि उसके पास करंट एसेट्स कितना है, उसमें से कितना परसेंटेज उसने बेच दिया। फिक्स्ड एसेट्स तो उसने नहीं बेचा। मान लीजिए किसी कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट है वो 100 करोड़ है, लेकिन उसने अपने करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट्स फटा था, उसका सेल्स हो नहीं रही थी, तो करंट एसेट्स बेचा, फिक्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स बेचा नया प्रोडक्शन करने के लिए, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। क्यों? आपको मैंने करंट एसेट्स के बारे में बताया। मान लेते हैं एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी या एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, जो वो मोबाइल फोन है, राइट। वो मोबाइल फोन, पहले एक और एग्जांपल से समझें। मान लेते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है, ये समझो कि जो एसेट्स है उसके, वो डिक्रीज कितने परसेंट से हो रहे हैं ईयरली के बेसिस पे, वो जरूरी है। मान लेते हैं मशीन है कंपनी की, वो एक साल में उसकी एफिशिएंसी 10% कम हो रही है, उसकी जो कीमत है वो 10% कम हो रही है। ऐसा आप एक मोबाइल लेते हैं जिसकी कीमत आज 1 लाख रुपए है, लेकिन एक महीने बाद अगर आप उसको यूज करते रहते हैं तो एक महीने बाद उसकी कीमत 90,000 हो जाती है। अगर आप सेल करने जाते हैं फिर 80,000 हो जाती है, फिर 70,000 होती है, ऐसे करते करते खत्म हो जाती है आगे जाके, राइट। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितने तेजी से डेप्रिशिएट हो रहे हैं। क्योंकि अब मान लेते कंपनीज ने फैक्ट्रीज डाली, उसमें मशीन्स डाली, तो एक एक मशीन बहुत कॉस्टली आती है। तो अगर उनका डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा है और उनका प्रॉफिट अच्छा नहीं आ पा रहा है तो वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट बहुत तेजी से हो रही है, राइट। क्योंकि उनको फिर अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा और मशीन्स को डालने के लिए। तो ऐसे ही करंट एसेट्स अगर उनके पास ज्यादा है तो वो भी डेप्रिशिएट होंगे, ऑफ कोर्स। मान लेते हैं एक साल तक कोई कंपनी की कुछ प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो वो डेप्रिशिएट होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जो खाने पीने की कंपनी है, राइट, एफएमसीजी कंपनी जो है, राइट, मान लेते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो वैलिडिटी है वो 6 महीने 1 साल की है।
लेकिन अगर वो माल बिक ही नहीं रहा तो एक साल बाद वो एक्सपायर हो जाएंगी, तो उनकी डेप्रिसिएशन रेट बहुत ज्यादा तेज है। ठीक है, एक साल बाद वो उसका जो माल है वो बेकार हो गया, तो उसको पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सेल्स देखना है कि सेल्स बढ़ रही है, गुड। डेप्रिसिएशन भी अगर बढ़ रहा है, तो अगर सेल्स और डेप्रिसिएशन का जो रेशियो है वो मैनेज है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हम कंपनी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वेंट्री का मतलब होता है कंपनी का माल। मान लेते हैं गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, जिसमें उस कंपनी ने जो गाड़ी बनाई वो 10 लाख रुपए की बनाई, एक गाड़ी। अब उसको बेचना है, तो वो उसका एसिड्स है। एसिड है मतलब क्या, कि उसके पास रखा तो है, गाड़ी तो रखी है उसके पास 10 लाख रुपए की, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री हो गई, क्योंकि वो आपके पास है तो, लेकिन आपके पास फिजिकल कैश में नहीं है। मान लेते हैं कोई बंदा आपसे कहे कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, या अपॉर्चुनिटी आपको दिख गई मार्केट में कि मुझे यहाँ पैसा लगाना है, यहाँ से मेरा रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो आपके पास कैश के तौर पे नहीं है। गाड़ी, आप जब गाड़ी बेचोगे 10 लाख रुपए की, या 10 लाख रुपए की जो आपने बनाई 12 लाख 15 लाख में बेचोगे, तब आपको उसमें से 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर पाओगे कहीं पे। तो इन्वेंट्री भी देखना बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री कंपनी की क्या है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है जब आप कंपनी को एनालाइज करते हैं, उनकी बैलेंस शीट पढ़ते हैं या कंपनी का प्रोफाइल पढ़ते हैं। मान लेते हैं इन्वेंट्री रेशियो ऐसा है कि कितनी तेजी से कंपनी जो है अपना माल बेच रही है, उसका रेशियो होता है एक टाइम पीरियड में। ठीक है, एक टाइम पीरियड में कितनी तेजी से माल बेच रही है। मान लेते हैं मारुति सुजुकी है और एक अपनी है होंडा, ये दो कंपनी है। देखो, हमेशा याद रखा, इन्वेंट्री रेशियो जो होता है वो दोनों कंपनी एक ही सेक्टर की होनी चाहिए, क्योंकि एक गाड़ी तेज बोलती है तो ये सेक्टर में से कंपनी को एनालाइज करने में काम आता है। जैसे अगर आप व्हीकल सेक्टर में देखो तो मारुति सुजुकी है, होंडा है, राइट, और आपकी फोर्ड है, टाटा मोटर्स है, तो सबका इन्वेंट्री रेशियो देखोगे किसका अच्छा है। मान लेते हैं मारुति सुजुकी का इन्वेंट्री रेशियो है 10, टाटा मोटर्स का इन्वेंट्री रेशियो है 12। इसका मतलब क्या है कि वो 2% तेजी से, मतलब अपना माल बहुत जल्दी बेच पा रही है एज कंपेयर टू मारुति सुजुकी, क्योंकि उसका रेशियो ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इन्वेंट्री, कोई भी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट टीम होती है अच्छी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन भी होगा, ऊपर से सेल्स नहीं होगी तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे और लोन लेना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स में। तो ये जो चीज है ना, ये फैक्टर, ये पूरे बेसिक फैक्टर है, ये तो आपको कंपनीज के अंदर देखना ही पड़ेगा कि ये कंपनी कैसे है। तो इन्वेंट्री अगर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाएगी, नया माल मार्केट में नहीं उतार पाएगी, इनोवेशन नहीं कर पाएगी, टीम में से कुछ नया नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसके पास पुराने ही माल की पड़ी हुई टेंशन रहती है। राइट, ठीक है, थैंक्स। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। बाय बाय।